हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे तरीके से मास्टर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। एंड ये पर्टिकुलरली ये बहुत ही ईजी टॉपिक है जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि मनी सप्लाई क्या होता है। देखो, मनी सप्लाई को सिंपली समझे तो कि टोटल कितना मनी जो है, कितना पैसा जो है ओवरऑल मिला करके सर्कुलेशन में चल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं मनी सप्लाई। नाउ ओवरऑल सर्कुलेशन में चल रहा है तो कहाँ कहाँ पर पैसा होता है जो कि सर्कुलेशन के अंदर होता है। पहला क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉइन्स है एंड करेंसीज जो कि पब्लिक के पास है, इन पब्लिक हैंड। ठीक है, तो वो सारे का सारा कॉइन्स या फिर करेंसी जो कि पब्लिक के पास है, वो पहली चीज़ तो मनी सप्लाई का पार्ट है। सेकंड, क्या हम कह सकते हैं कि बैंक में दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। पहले वो कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स। ये दोनों भी तो मनी सप्लाई का पार्ट है। बिकॉज देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स में आपको क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में आपने समझ लो आप करेंट अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट जो है, ये सब आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं। सिंपल वर्ड्स में आप जब चाहो तब ये पैसा निकाल सकते हो। मतलब ये पैसा भी टेक्निकली पब्लिक के हाथों में आ सकता है कभी भी, तो ये पैसा भी एक्चुअली मनी इन सर्कुलेशन होता है। और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, एफडी या फिर आरडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब भी एक्चुअली मनी इन सर्कुलेशन का पार्ट है। बिकॉज इसको भी आप टेक्निकली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस भी मनी सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वंस अगेन, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप दो टाइप के डिपॉजिट्स डाल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स। ऑलराइट, अब देखो, डिमांड डिपॉजिट में यहाँ पर सेविंग अकाउंट्स तो होता है बट करंट अकाउंट नहीं होता। जस्ट रिमेंबर, करंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए। और ये करंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो पोस्ट ऑफिस के पास नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट्स ही होता है। और टाइम डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पर भी फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी कि एफडी आरडी दोनों ही प्रेजेंट होती है। तो इन पांचों चीज़ों को मिला करके, यानी कि कॉइन्स एंड करेंसी इन पब्लिक हैंड, बैंक का डिमांड डिपॉजिट, बैंक का टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट, इन पांच चीज़ों को मिला करके बोला जाता है कि एंटायर मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए, मनी इन सर्कुलेशन को पता करने की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ नोइंग द अबाउट द मनी इन सर्कुलेशन। द सिंपल नीड इज, आरबीआई जो है वो एक टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज बनाता है, ग्लोबल मतलब नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, राइट। सो इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए जो बेसिक डेटा चाहिए वो ये चाहिए होता है कि एग्जैक्टली कितना पैसा, कितना मनी जो है राइट नाउ सर्कुलेशन के अंदर है। अगर एक्सेस अमाउंट होगा तो उसको निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। अगर कम पैसा होगा मार्केट के अंदर तो पैसा इन्फ्यूजन किया जाएगा, राइट, लिक्विडिटी इंजेक्शन किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आरबीआई के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, प्रॉपर डेटा चाहिए कि एग्जैक्टली कितना मनी राइट नाउ सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है। और इसी चीज़ को पता करने के लिए हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। अब देखिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के टोटल चार मेन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज M1, देन इट इज M2, देन इट इज M3 एंड M4। ये चार टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली मनी सप्लाई को पता कर सकते हैं। और इन टूल्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। साथ ही साथ लेट मी टेल यू दैट दीज आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करने के लिए इट इज़ बेटर अगर हम एक टेबल का इस्तेमाल करें, तो टेबल के थ्रू हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सम लाइंस जो कि टेबल में हम इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो देखो, यहाँ पर जो आपको करना है, जितना भी मनी पब्लिक के पास आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर टेबल में प्लॉट करना है सबसे पहली चीज़ तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या क्या चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं, पहला जो हमें प्लॉट करना होगा कॉइन्स एंड करेंसी। ठीक है, दूसरा देखो, बैंक की तरफ से जितना डिमांड डिपॉजिट है और जितना टाइम डिपॉजिट है। और तीसरा, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जितना डिमांड डिपॉजिट है और जितना टाइम डिपॉजिट है। क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को हमें प्लॉट करने की ज़रूरत है, तभी हम एक प्रॉपर एक टेबल बना पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना पैसा राइट नाउ मनी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है और कितना नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही है। ऑलराइट, लेट्स गो। अब देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड M1 क्या होता है, देन M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। देखो, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि M1 में एग्जैक्टली इनमें से क्या क्या होता है। क्या M1 के अंदर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। M2 के अंदर क्या प्रेजेंट है, M3 के अंदर इन सब में से क्या प्रेजेंट है, और M4 के अंदर क्या प्रेजेंट है।
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको याद करने के लिए आपको सिंपली ये टेबल याद करना है, और इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, M1, M2, M3, M4 इन चारों में ही आपको पहले 2 कॉलम्स टिक कर देने हैं। इसका मतलब क्या है, कॉइन्स एंड करेंसीज जो कि पब्लिक के पास है, और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ये चारों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सबको टिक कर देना है। द मोमेंट यू टिक ऑल दिस, अब देखो M1 आपका एक्चुअली कंप्लीट भी हो गया, M1 आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि M1 के अंदर बस यही दोनों चीज़ें होती हैं। पहली कॉइन्स एंड करेंसी इन पब्लिक हैंड, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स। ठीक है, अब एक चीज़ के अलावा आपको ध्यान रखना है, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टेबल ना, तो ध्यान रखना M1 और M3 जो हैं ये बैंक्स को सिग्निफाई करते हैं, बैंक, और M2 M4 जो है वो पोस्ट ऑफिस को सिग्निफाई करते हैं। देखो ये कोई रूल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक की तरह ध्यान रखना है। अगर आप ये याद रखोगे ना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। देखो M1 M3 मतलब क्या है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 1 और 3 दोनों ही ऑड होते हैं, तो ऑड नंबर्स बैंक को शो करते हैं, और जो इवन नंबर्स हैं वो पोस्ट ऑफिस को शो करते हैं। दिखाता हूँ कैसे शो करना है, कैसे यूज़ करना है इसको। मैंने आपको बोला कि M1 और M3 बैंक में है, तो क्या हमने देखा कि ये बैंक का एक पार्ट जो है डिमांड डिपॉजिट, उसको हम M1 में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि M3 के अंदर जो बैंक का दूसरा वाला पार्ट है टाइम डिपॉजिट, उसको भी हम टिक कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो M1 और M3 इन दोनों में हमने क्या किया, एक तो कॉइन्स एंड करेंसी लिया, दूसरा बैंक का एक चीज़ लिया। देखो M1 में हमने बैंक का डिमांड डिपॉजिट को लिया, और M3 में हमने बैंक के डिमांड डिपॉजिट को भी लिया और टाइम डिपॉजिट को भी लिया, और इस तरीके से आपका M3 भी कंप्लीट हो गया। M3 में क्या है, देखो 3 कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो M1 में कॉइन्स एंड करेंसी इन पब्लिक हैंड, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, और M3 में क्या होता है, कॉइन्स एंड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। आई होप आप ये समझ गए, इतना तक आपको ईजी लग रहा होगा। नाउ जैसा मैंने आपको बताया है कि M1 और M2, M3, M4 चारों में ही कॉइन्स एंड करेंसी और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये सब में ही फिल करने हैं, मतलब ये सब में प्रेजेंट होते हैं। तो और जैसा मैंने आपको बताया M2 में और M4 में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के लिए रेगुलेटेड होता है। तो M2 में पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है उसको टिक कर सकते हैं क्या हम, राइट। तो ये इस तरीके से करना है। M2 में देखो M1 और M3 में हमने बैंक को फिल कर दिया पूरी तरीके से। M2 और M4 में क्या करना है, आपको डिमांड डिपॉजिट लेना है पोस्ट ऑफिस का। और M4 याद करना सबसे आसान है, बिकॉज M4 में सभी टिक करने होते हैं। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उम्मीद करता हूँ। देखो M4 सबसे कम लिक्विड होता है, बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज़ को। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि M2 जो है उसके अंदर कॉइन्स एंड करेंसी और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक तो होगा ही, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस भी होगा। तो क्या हम एक ट्रिक ये बना सकते हैं, या फिर याद करने के लिए एक फंडा ये याद कर सकते हैं क्या, कि M2 जो है, यानी कि M2 में है हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को देख रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट को देखो, यहाँ पर हमने देखा कॉइन्स एंड करेंसी, ये तो सब में होगा, राइट। कॉइन्स एंड करेंसी का तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है, तो सब में ही प्रेजेंट है। इसके अलावा बैंक का डिमांड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये M2 में प्रेजेंट है, राइट। सो M2 इज एंटायरली अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। M4 इज अबाउट एवरीथिंग। M3 इज अबाउट कॉइन्स एंड करेंसी और एंटायर बैंक। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था M3 जो है वो बैंक के बारे में बात करता है। सो M3 में कॉइन्स एंड करेंसी के साथ साथ में पूरे बैंक की बात होती है। तो बैंक में 2 चीज़ें हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, वो दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट है। सो उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बस क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। नाउ द मोमेंट यू रिवाइज इट 3 to 4 टाइम्स, ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे, एंड उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट फ्यू डेज, एक्चुअली बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज़। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी PYQs एंड जो बाकी चीज़ें भी हमने स्टार्ट की थी उसकी वीडियोज़ बना करके हम जल्दी से जल्दी उसको हम अपलोड कर देंगे ऑन द यूट्यूब। ठीक है, प्लीज़ पार्डन मी।